हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में। तो जैसे कि हम आगे चलेंगे, आज आज अपना क्लास रिज्यूम करेंगे। आज हमें कुछ स्कीम्स एसडीआर के सीडीआर के अंतर्गत पढ़नी थी, कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले ये देखना जरूरी है कि जैसे कि आपको पता ही है कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है एजुकेशन के क्षेत्र में। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारे साथ जुड़ने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म में, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में 40 से ज्यादा टेस्ट सीरीज क्या होती हैं, डेली 40 से ज्यादा जो क्लासेस होते हैं वो पैरेलल चल रही होती हैं। इवन ये क्लासेस थ्योरी की होती हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज कवर करी जाती है। और इसमें से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं करीब 15,000 से ऊपर के 15,000 से ऊपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस हैं और अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आपको पता ही है, एक टाइम पीरियड के दौरान आप इसमें अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर किसी प्रकार से किसी भी माध्यम से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आगे ये मेरा देखिए, ये अनअकैडमी का ये ऐसा ये इंटरफेस देख रहे होंगे। तो ये अनअकैडमी का गूगल प्ले स्टोर से आप जाओगे और यहाँ से गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा नाम देवी सिंह है। मैं इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ाता हूँ, इंडियन इकोनॉमी के साथ हिस्ट्री ऑप्शनल और सोशियोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। ये टेलीग्राम लिंक है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। और आप देखोगे कि ये टेलीग्राम के माध्यम से जैसे आप टेलीग्राम में जुड़ जाते हैं तो जो भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह आपको सब यहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन भी यही मिलेगा। और ये अनअकैडमी का प्रोफाइल है, आप देखोगे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है मेरा, इस पे से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकोगे। जो उसमें मेरी पैरेलल क्लासेस चल रही हैं वो उसे भी आप ज्वाइन कर सकोगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको आइडिया ही है ऑलरेडी कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में भारत के टॉप एजुकेटर जुड़े हुए हैं और आप उनसे पढ़ के अपने आप को बेहतर कर सकते हो, ठीक है ना। कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जा रहा है। जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस की अगर बात करें तो 350 से ज्यादा, क्या 350 से ज्यादा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्षेत्र में कितने हैं, इतने कोर्सेस हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में है, मतलब ऑलमोस्ट कह लो 250 से ज्यादा सभी कोर्सेज के अंदर रिकॉर्डेड फॉर्म में है और अपकमिंग क्लासेस हैं, ठीक है ना। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो, जैसे ये प्लस की बात करते हैं, जरा इसे ध्यान रखिएगा, ये एक प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत मेरा एक कोड है, आप यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा और इसके माध्यम से जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक आइकॉनिक का प्लान है, इसमें से आप अगर अपना सब्सक्राइब करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब ये आप कोड यूज करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकेंगे। इनमें स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच और ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जैसे ऑप्शनल के लिए भी सेम प्लान है, इसमें भी आप 10% डिस्काउंट क्या करेंगे, पाएंगे, अगर आपको जैसे कि आप ये देख पा रहे हो DBYT ये कोड यूज करेंगे जब भी, ओके। इसके साथ साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म में कुछ कोर्सेज स्टार्ट हैं, जैसे कि आप देखो ये 6 मंथ कोर्सेज है, ये 2021 के लिए, ठीक है। कुछ ये 2022 के लिए, ये 2022 के लिए कोर्सेज हैं, ठीक है। और ये कोर्सेज पे आप देख रहे हो ये 2023 के लिए ये कोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो इन कोर्सेज से आप जुड़ के और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। कुछ और बैचेज हैं, जैसे हिंदी, ये लक्ष्य बैच, ठीक है, ये इंग्लिश बैच और ये बाइलिंगुअल, ये सारे बैचेस हैं। इनमें भी आप क्या करके जुड़ के और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत मैंने बताया था कुछ योजनाओं को पढ़ना है ना। तो उन योजनाओं के अंतर्गत 5:25 स्कीम पढ़ना है। क्या है? 5:25 स्कीम। तो चलिए पहले हम इसे देख लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, और फिर 5:25 स्कीम और जो भी है बाकी S4 स्कीम, इस सारी चीजों को देखेंगे। देखिए, अगर ये 5:25 स्कीम है तो ये योजना अगर क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, किसी प्रकार ये सफलता नहीं प्राप्त कर पाती है, तो ऐसे में बैंक एक दूसरी योजना का प्रयोग कर सकता है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि बैंक मिलकर उस कंपनी का 51% उससे 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी क्या कर लेंगे, वो अपने नियंत्रण में संस्थापक या फिर वो अपने नियंत्रण पे ले लेंगे, ठीक है ना। अगर आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत आप देखोगे जो स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत, इसमें 18 महीनों के भीतर ये 51% में से, 18 महीनों के भीतर 51% में से कम 26% उनको हिस्सेदारी किसी निवेशक को हर हाल में बेचनी होगी। अगर ये
51% में से अगर ये 26% जो हिस्सेदारी है अगर नहीं बेच पाते हैं, तो आप देखोगे कि 18 महीनों के उपरांत जो वो ऋण है वो धनराशि को एनपीए के रूप में उन्हें क्या करना होगा, दर्शाना होगा। ठीक है, और इसके बदले जो पूर्वोपाय मैंने प्रोविजन से बताए थे, आपको ध्यान होगा, तो प्रोविजंस की भी व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, क्योंकि जब एनपीए रखा जाएगा तो पूर्वोपाय यानी आपको जो प्रोविजंस है वो भी मस्ट है रखना। जो भी एनपीए अब किस कैटेगरी में, मैंने तीनों कैटेगरी बताया था, वो जो तीनों कैटेगरी जैसे डाउटफुल में एक सुरक्षित और असुरक्षित ऋण था, इसके बाद सब सॉरी डाउटफुल में नहीं, जो सब स्टैंडर्ड था, डाउटफुल में एक जो 40% देना होता था, और जो लॉस एसेट उसमें 100% प्रोविजन रखना होता था। तो उसके लिए मान लो कि ये जो स्ट्रेटेजिक डेट स्ट्रक्चरिंग है क्या, कि यदि ये जो 525 स्कीम है जो आगे पढ़ेंगे, अगर ये योजना मान लो असफल हो जाए, तो जो बैंक हैं ऐसे में बैंक इस अन्य योजना का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी योजना का प्रयोग करेंगे, और इस योजना को क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक मिलकर उस कंपनी में 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी क्या कर लेगी, वो खरीद लेगी। ऑब्वियस है, जब उससे ज्यादा की हिस्सेदारी खरीद लेगी तो उसमें उस कंपनी पे नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, अब कंपनी को क्या करेगा, वही मैनेज करेगा, उसी पे कंट्रोल चला जाएगा। उसको हर हाल में 18 माह के अंदर 51% में से 26% की हिस्सेदारी किसी दूसरे निवेशक को बेचनी होगी, या फिर ध्यान रखिएगा 18 महीनों के उपरांत ही वो जो ऋण की धनराशि है वो एनपीए के रूप में दर्शाना होगा, और साथ ही साथ जो पूर्वोपाय की व्यवस्था है वो भी आपको करनी होगी। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग है। आपको ध्यान होगा जब मैंने ये बताया था कि हम उसके अंतर्गत स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, S4 स्कीम और 5:25 स्कीम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आप 5:25 स्कीम देख लीजिए, इसमें मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं 5:25 स्कीम बता देता हूं। देखिए ये स्कीम है क्या, 5:25 स्कीम, 5:25 स्कीम 5:25 स्कीम भारत में जो बुनियादी निर्माण से संबंधित, देखो ये भारत में क्या है, भारत में बुनियादी निर्माण से संबंधित, बुनियादी निर्माण से संबंधित, भारत में बुनियादी निर्माण से संबंधित किसी भी आधारभूत संरचना से संबंधित, किसी भी आधारभूत संरचना से संबंधित, संरचना से संबंधित संबंधित परियोजना के लिए, परियोजना के लिए जो बैंक हैं, बैंक 12 से 15 वर्ष की परिपक्वता में, इतने टाइम की परिपक्वता में ऋण प्रदान किया जाता है। लेकिन परियोजना को पूरा होने तक आप देखोगे, मैंने बताया कि इसमें जब परियोजना को पूरा होने तक टाइम लग जाता है। क्यों टाइम लग जाता है, जैसे मान लो कोई एक सड़क बनाने वाली कंपनी है, कोई क्या है, RIL मान लो, ले लो, ठीक है, ये सड़क बनाने लगी। ठीक है, तो अगर ये सड़क बनाने लगी और इसने किसी बैंकों से पैसा लिया, अब ये इसकी जो परिपक्वता की अवधि है 12 से 15 साल तक है, लेकिन ये सड़क कई काम, जैसे कि मान लो कि किसी का जमीन फंस रहा है, लैंड एक्वाइजिशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसके चलते क्या हो गया, ये एक समस्या पनपी। क्या समस्या पनपी, ये जो 12 से 15 साल का आप जो टाइम पीरियड देख पा रहे हो, एक समस्या ये आ गई इसके अंदर कि जो मतलब उससे जो रिटर्न आना था, जो प्रवाह नगद का होना था, वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, अभी योजना पूरी ही नहीं हुई है। तो जब ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, तो आप देखोगे कि उसके लिए एक प्रोविजन किया गया है 5:25 स्कीम का। क्या है, उसके लिए एक प्रोविजन किया गया है 5:25 स्कीम का। ये 5:25 स्कीम को जरा देखिएगा कि इसके लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं। अगर हम प्रोविजंस की बात करते हैं, तो जब तक कंपनी के लिए
जब तक कंपनी के लिए उस परियोजना से नगद का प्रवाह प्रारंभ नहीं हो पाता है, जब तक, ध्यान रखिएगा, टाइम उसका एक्सटेंड किया जाएगा, तब कंपनी उस ऋण को वापस करने में क्या होती है, असमर्थ होने लगती है। और जब कंपनी उस ऋण को वापस करने में असमर्थ होने लगती है, तो यहाँ पुनर्गठन की इस व्यवस्था के अंतर्गत ऋण की परिपक्वता की जो अवधि है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, और उसको एक्सटेंड करके यानी 25 साल कर दिया जाता है। कितना? 25 साल कर दिया जाता है। तो ये जो 5:25 है, ये 25 साल यहां से आता है। कहां से? ये 25 साल जब इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ आप इसके अंतर्गत देखोगे, इसके कारण जो किस्त की राशि है वो ऑब्वियस है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा मिल गया है, टाइम पीरियड एक्सटेंड कर गया है। तो जो पेमेंट है अगर वो क्या हो जाएगा, किस्त की राशि भी छोटी हो जाएगी और उसके साथ साथ टाइम भी मिल गया। आप देखोगे कि अगर मान लो कि जो इस घटे हुए जो किस्त घट जाएगी, मान लो पहले की 10 साल का टाइम था और 10 साल के टाइम को अगर 25 साल कर दिया गया है, और पहले आपको 100 रुपए का किस्त देना था, तो अब आपको 40 रुपए का ही किस्त देना होगा। तो ये क्या हो गई, किस्त तो घट गई। तो अगर इसकी अदायगी, जो घटे हुए किस्त की अदायगी अगर लगातार 5 वर्षों तक क्या है, 5 वर्षों तक होती रहे, तब आप 5 वर्षों के उपरांत कंपनी को दोबारा से ऋण क्या हो जाएगा, प्राप्त हो सकता है। तो ये है एक्चुअल में। अब देखिए ये 5 वाला, ये 5 यहां से आया है। तो अब समझे 5:25 स्कीम क्या है। 5:25 स्कीम के अंतर्गत दोबारा से सुन लीजिएगा। देखिए मैंने 5:25 स्कीम के अंतर्गत बताया कि भाई इसके अंतर्गत होता क्या है कि जब एक कोई भी कंपनी होती है, बुनियादी निर्माण से संबंधित कोई कार्य करती है, जैसे कि कोई आधारभूत संरचना बना रही है, इससे संबंधित उसकी परियोजना है। कई बार क्या हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं, कागजी समस्याएं आ जाती हैं, लैंड एक्वाइजेशन, या फिर बहुत सारी समस्याएं टाइम का, कभी 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 जैसे मान लो कि किसी साल लगातार कोई लगातार प्रॉब्लम आ रहा है, यानी जैसे कि 10 साल की परियोजना है और बरसात ज्यादा हो रही है, तो बरसात में जो काम है बंद हो रहा है, बंद चलता है। तो इसके चलते आप देखोगे कि जो बैंकों से मतलब इस कंपनी ने लोन लिया था उस योजना को पूरा करने के लिए, क्योंकि पहले तो रुपया फंड नहीं हो जाता है, रुपया तो बाद में, जब कोई भी बुनियादी निर्माण क्या हो जाता है बाद में आधा, मतलब बीच में आधा पैसा फंड होता है और जब फाइनली कंप्लीट हो जाता है तब पैसा फंड होता है। तो इसने क्या किया कि बैंक से लोन ले लिया। किसने बैंक से लोन ले लिया? इसी ने बैंक से क्या किया, लोन ले लिया इस कंपनी ने। अब भाई ये परियोजना तो पूरी नहीं हो पाई, इसका ये था कि 10-15 साल में हमें नगद का प्रवाह होने लगेगा। अब इसको योजना को पूरा करने के लिए साथ में क्या किसकी जरूरत पड़ी, और पैसे की जरूरत पड़ी। तो जब आप देखोगे इसके अंतर्गत इस परियोजना का नगद प्रवाह नहीं हो पाता है और इसको और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि इसका टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसकी परिपक्वता की अवधि बढ़ा करके जो 10 से 12 साल थी उसको 25 साल कर दिया जाएगा। तो ये 25 अब समझ में आया कि कहां से आया था, ये 25 आया था एक्चुअल में इसी से, जो 25 मैंने बताया। तो ये 25 कहां से आएगा, ये जो ये 5:25 है ना, एक्सटेंड कर दिया गया है, ये वहां से आया। अब क्या होगा कि ऑब्वियस जब 25 साल, जब किसी को पैसा 10 साल में देना था, अब उसी को 25 साल में देना है, तो किस्त है वो स्वतः क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब किस्त स्वतः कम हो जाएगी, तो वो जो घटा हुआ किस्त है, अगर लगातार वो कंपनी 5 सालों तक क्या करती है, अदायगी करती है घटे हुए किस्त पर, तो वह दोबारा से अगर उसे ऋण चाहिए होगा, तो दोबारा से क्या है, डेट सैंक्शन हो जाएगा, दोबारा से सैंक्शन हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा नहीं हो पाता है, अगर वो 5 वर्षों तक मान लो कि कंपनी को ये नहीं दे पाती है, तो उसको फिर पुनर्गठन करने के लिए आपको याद होगा कि बाद में एनपीए रखा जाएगा और ये सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। आप जैसे कहते हो, ये आप सोच सकते हो, ये बोल सकते हो कि जब मान लीजिए ये जो प्रक्रिया है ये तब तक जारी रहेगी जब तक परियोजना पूरी ना हो जाए, लेकिन अगर उससे नगद का प्रवाह प्रबंधन वो जो प्रारंभ ना हो पाए, नगद ना आ पाए, तो ऐसे में किसी भी पुनर्गठित ऋण को अपने एनपीए में नहीं रखेगी। जो रिस्ट्रक्चरिंग ऋण है, डेट है, उसको क्या है, वो एनपीए में नहीं शो करेगी और उस ऋण के बदले पूर्वोपाय की भी आवश्यकता नहीं होगी, तो दो चीजों से लगातार बच जाएगी। तो ये एक्चुअल में 5:25 स्कीम है। ये क्या है, 5:25 स्कीम है। उम्मीद करता हूं 5:25 स्कीम समझ आ गई होगी। इसकी जो नोट्स है
तो आप क्या है नोट्स से टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है नोट्स जाके टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जरा इसको सुन लीजिए। सामूहिक ऋण पुनर्गठन, ये सामूहिक ऋण पुनर्गठन क्या है, जो कि मैंने अभी बताया था, यानी एसडीआर है ना। तो जो एसडीआर है ये अगर मान लो 5:25 स्कीम क्या हो जाती है, ये असफल हो जाती है। अब ऐसे में जो एक योजना मतलब एक अन्य योजना का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये असफल हो गई तो दूसरा पैसा तो चाहिए ही कंपनी को, तो दूसरी योजना के अंतर्गत कुछ कार्य किया जा सकता है। होगा क्या दूसरी योजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो बैंक्स हैं, तो बैंक क्या करेंगे, जो बैंक हैं तो कंपनी से 51% की हिस्सेदारी या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी ले लेंगे, और वही बैंकों को क्या करेंगे 18 माह तक, ध्यान रखिएगा, उनने कंपनी की हिस्सेदारी ले ली और 18 माह तक ये 51 में से 26% की हिस्सेदारी हर हाल में उनको किसी दूसरे निवेशक को बेचनी होगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब इसके उपरांत जो रेस्ट ऑफ मनी है उसको एनपीए में दर्शाना होगा, और साथ ही साथ जो पूर्वोपाय के रूप में, यानी क्या है जो प्रोविजंस के रूप में, उसमें भी पैसा रखना होगा। ठीक है ना। तो ये आपकी एसडीआर थी, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। दूसरी स्कीम देख लेते हैं S4A। ये S4A क्या है, जरा इसके अंतर्गत देखिएगा। देखिए इस योजना को पुनर्गठन का जो उद्देश्य है 2016 में लाया गया। ठीक है, 2016 में इसको लाया गया, और इसके अंतर्गत उन्हीं परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त किया जाएगा जो सॉरी जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और जिसे कंपनी का नगद भी क्या हो गया है, प्रारंभ हो चुका है। ये उन योजना के लिए नहीं जिनका नगद का प्रवाह है, मतलब प्रारंभ नहीं हुआ है और जो कंपनी का कार्य पूरा भी नहीं हुआ है, ये उनके लिए काम नहीं करेगी। ठीक है, ये S4 स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए लागू होगी जो कार्य है, जो परियोजना है वो पूरी हो गई है और वहां से नगद का प्रवाह भी क्या है, चालू हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो जो RIL है, मान लो ये जो कंपनी है RIL, ये सड़क बना रही है। ठीक है, तो अब ये इसको वहां से नगद का प्रवाह क्या हो गया है, ये प्रारंभ हो चुका है और ये जो सड़क भी बनके तैयार हो गई है। ठीक है, तभी यह योजना क्या होगी, लागू होगी। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित कुछ नियम भी इसमें से, जैसे बात करेंगे इसमें S4A स्कीम के अंतर्गत, तो इस योजना के अंतर्गत आप देखोगे कि कुल राशि का, हालांकि कल भी मैंने बताया था, S4A स्कीम सुन लो। इस योजना के अंतर्गत कुल राशि का 500 करोड़ क्या है, कम से कम होना चाहिए। जो कल मैंने बताया था याद होगा, वो इसी योजना के अंतर्गत भी मैंने बताया था। इसको दो हिस्से में बांटा जाएगा, एक सस्टेनेबल और दूसरा नॉन सस्टेनेबल। ठीक है, सस्टेनेबल वाला हिस्सा 50% या इससे ज्यादा का होना चाहिए। क्या है, ये वहनीय हिस्सा होगा जो सस्टेनेबल वाला हिस्सा होगा। और इस परियोजना के अंतर्गत अगर मान लो नगद का जो प्रवाह है, अगर जो वहनीय हिस्सा होता है, वहनीय हिस्सा जो 50% या उससे ज्यादा है, तो यह योजना तभी लागू होगी जब वहनीय हिस्सा क्या होगा, ये मैंडेटरी हर हाल में इतना पूरा होगा। साथ ही साथ इसमें से वही हिस्सेदारी 50% तक की हिस्सेदारी प्राप्त कर लेगा और भविष्य में दोबारा से उस हिस्सेदारी को क्या है, बैंक दोबारा से उस कंपनी को या किसी निवेशक को बेचेगा। तो सेम वैसी ही है जो कि कल इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अगला आज का सब हेडिंग है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित कुछ नियम। जरा ये देख लो आप, ये योजनाएं ध्यान रखिएगा, ये योजनाएं जो भी मैंने बताया है ये योजनाएं अब समाप्त कर दी गई हैं। ये तीनों 5:25 एसडीआर एसडीआर, लेकिन पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, S4A स्कीम, इन तीनों योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। अब सारे मुद्दे एनसीएलटी में होते हैं, एनसीएलटी में होते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। ठीक है ना, अब सारे मुद्दे यहीं डिस्कस होते हैं। ठीक है, अब भारत में बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित कुछ नियम है, यानी भारत में अगर कोई जो बैंकिंग सेक्टर है, तो अगर विदेशी जो विदेशी निवेश इसमें भारत में कितना हो सकता है, उससे संबंधित कुछ नियम लाए गए हैं। तो जरा इसके बारे में आप सुन लो, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत में अलग अलग क्षेत्रों के बैंकों के लिए विदेशी निवेश से संबंधित नियम भी डिफरेंट डिफरेंट है। आप देखोगे कि जो विदेशी बैंक होगा तो विदेशी बैंकों के लिए आगे आगे हम बात करेंगे, वो 100% निवेश कर सकता है, लेकिन वही पब्लिक सेक्टर और निजी सेक्टर के बैंकों के लिए भी यहाँ नियम डिफरेंट है। तो जरा देख लो हेडिंग क्या है, सब हेडिंग डाल लो। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में
भारत में बैंकिंग क्षेत्र में निवेश से संबंधित नियम, निवेश से संबंधित निवेश से संबंधित नियम, निवेश से संबंधित नियम। अब आप देखोगे इसके अंतर्गत निवेश से संबंधित नियम, मैंने क्या बताया, जो भारत में बैंकिंग सेक्टर है तो जो विदेशी निवेश से संबंधित इसमें से नियम है, ठीक है ना, विदेशी निवेश से संबंधित। अगर इसकी बात करते हैं तो मैंने जैसे बताया कि पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है उसके लिए डिफरेंट है, ठीक है। जो निजी सेक्टर का बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, उसके लिए अलग है। जो पूर्णतया फॉरेन बैंक है इसके लिए भी क्या है, डिफरेंट है, इसके भी लिए भी डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसके अंतर्गत बात करते हैं जैसे कि यहां पे देखिएगा कि जो पीएसबी, सबसे पहले हम पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर के बैंकों को देखेंगे, जो पीएसबी हैं। तो पीएसबी बैंक के लिए वर्तमान के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी को किसी भी प्रकार से 51% से कम नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे भारत में जो पीएसबी है पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उन बैंकों में भारत सरकार कभी भी किसी भी प्रकार से इस हिस्सेदारी को 51% से नीचे नहीं लाएगी, कम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी मान लो कि 51% की हिस्सेदारी कोई प्राइवेट शेयर होल्डर खरीद लेते हैं और वो होल्ड करके रख लेते हैं, तो फिर ये इनके पास कंट्रोल आ जाएगा। इनके पास क्या आ जाएगा, उसको कंट्रोल करने की जो क्षमता है प्राइवेट लोगों के पास हो जाएगी, इन प्राइवेट निजी यानी निजी होल्डरों के पास, शेयर होल्डरों के पास हो जाएगी। तो भाई समझ से आ सकता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, क्वार्टिलाइजेशन करके, व्यवसायी समूहीकरण करके ये किसी भी प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनके लिए, हालांकि देखिए पीएसबी के लिए जो इसमें निवेश की मैंने बात किया, तो किसी भी हालात में भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से नीचे नहीं करेगी, लेकिन एक प्रस्ताव रखा गया था कि इसकी हिस्सेदारी 49% तक लाने का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। आप देखोगे 49% में से जो रेस्ट ऑफ 49% है, क्योंकि मान लो कि 51% तो पीएसबी के पास है, जो 49% है, तो 49% में से किसी भी एक निवेशक को 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि अगर इसमें से अगर पहले तो जैसे कि कोई 100% है, मान लो ये एसबीआई है, तो भारत सरकार के पास 51% होंगे, रेस्ट कितना 49 बचा। तो कोई भी एक व्यक्ति के पास 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जा सकती है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति जो 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता है। दूसरा, आप इसी के अंतर्गत देखोगे तो आप ये कह सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम अगर देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम कितने क्या हो जाते हैं, कितने हिस्सेदार हो सकते हैं, तो इसमें देखोगे कि 5। अगर मान लो सभी ने, 4 लोगों ने 10-10% खरीद लिया और एक व्यक्ति को कितना मिल जाएगा, 9% मिल जाएगा। तो अगर इसमें मैक्सिमम 5 निवेशक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। एक दूसरा, इसमें से किसी भी इसी हालात में जो कोई विदेशी निवेशक है, तो विदेशी निवेश 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। देखो मैंने बताया कि 49% तो हिस्सेदारी बैंक की पीएसबी के बिकेगी, पब्लिक सेक्टर बैंक की बिकेगी, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति, जैसे कि अगर मान लो आप बैंक में निवेश करना चाहते हो, तो आप 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं खरीद सकते हो। इसी 49 में से अगर कोई विदेशी निवेश करना चाहता है, तो 20% से ज्यादा विदेशी निवेश नहीं हो सकता है। क्या है, 20% से ज्यादा विदेशी निवेश नहीं हो सकता है, ठीक है। और खासकर मैंने बताया ना, अगर आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम 2 विदेशी निवेशक हो सकते हैं, ठीक है, 10-10% के, क्योंकि इनको भी 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, 10% से हिस्सेदारी ज्यादा की नहीं मिलेगी। दूसरा इसमें क्या है, ये आपने पीएसबी के लिए टर्म्स एंड कंडीशन देखे, क्या है, ये टर्म्स एंड कंडीशन पीएसबी पब्लिक सेक्टर के बैंक के लिए देखा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार दोबारा से बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कोई खाली पेज मिलना चाहिए। चलो देखो, भारत में जो
बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश से संबंधित कुछ नियम है। तो भाई ऐसा तो है नहीं है कि हमारे बैंकों में आके कोई कितना भी निवेश कर जाएगा, कोई कितना। इसके लिए इसके लिए रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेशंस होते हैं। तो आरबीआई ने कुछ नियमों को जारी किया कि भाई अगर आप विदेशी हो और इसमें से कुछ क्या है, आप निवेश करना चाहते हो, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में आप अपना क्या है, इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो उसके लिए नियम होंगे। ठीक है। उसके लिए नियम क्या कहा गया कि पहली बात तो जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर्स का क्या है, बैंक है, ये कभी भी इसकी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं हो सकती। ज्यादा हो सकती, कम नहीं हो सकती। ठीक है। तो आप कहोगे कि कंट्रोल किसके पास है, भारत सरकार के पास है, अर्थात आरबीआई के पास है। कंट्रोल किसके पास है, ये आरबीआई के पास है, कोई समस्या नहीं है, चलो कंट्रोल आरबीआई करेगी। अब रेस्ट ऑफ 49, क्योंकि 51% हिस्सेदारी अगर यहां मान लो चली जाती है इसके पास, तो आप 49 बचा। अब 49 में कोई भी एक निजी निवेशक, कोई भी एक निजी निवेशक 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता है। जैसे कि यहां कोई मनीष नाम का व्यक्ति है, तो वह 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं खरीद पाएगा। समझा आप, 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं खरीद पाएगा। दूसरा इसमें क्या समस्या है भाई, आप देखोगे कि इसमें से 10% की जो हिस्सेदारी है, ये क्या है, उससे ज्यादा निजी निवेशक को नहीं जाएगी। इसमें दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति निवेश करना चाहता है, तो वह 20% निवेश कर सकता है। विदेशी निवेश इसमें 20% तक संभव है, लेकिन इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि किसी एक निवेशक को 10% से ज्यादा नहीं। विदेशी निवेश 20% का संभव है, लेकिन इसमें भी किसी एक को 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जाएगी। अब समझ आ गया होगा कि इसका कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा है। ये तो पब्लिक सेक्टर के बैंक के लिए है। ठीक है। अब भारत में प्राइवेट सेक्टर के बैंक के लिए कुछ नियम है। तो भारत में जो कार्यरत प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, उसके लिए क्या नियम है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ना। ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है, इसके लिए ये नियम है, ध्यान रखना। ये 51% से नीचे नहीं ला सकता। ठीक है। अब हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर के बैंक के लिए, क्या देखेंगे, पब्लिक सेक्टर के बैंक के लिए, सॉरी प्राइवेट सेक्टर के बैंक के लिए। प्राइवेट सेक्टर के बैंक के लिए, प्राइवेट सेक्टर के बैंक के लिए। आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक के अंतर्गत देखोगे, क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक के अंतर्गत देखोगे, तो इसमें कुछ नियम है कि अगर आप निजी निवेश की बात करते हैं, तो भारतीय बैंकों के लिए प्रथम 5 वर्षों में क्या है, भारतीय रहना जरूरी है। मतलब भारतीय जो बैंक है, तो पहले 5 वर्ष, अगर निजी क्षेत्र के बैंक है, ठीक है, तो मान लो कोई निजी क्षेत्र का बैंक है, तो उसको पहले 5 वर्ष भारतीय रहना जरूरी है। पहले वो 5 वर्ष भारतीय ही रहेगा, निजी क्षेत्र का बैंक। ठीक है। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, भारतीय होना जरूरी है 5 वर्षों तक, पहले 5 वर्षों तक। ठीक है ना, होना चाहिए हर हाल में। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि इन 5 वर्षों में विदेशी निवेश 49% से ज्यादा का नहीं हो सकता। पब्लिक सेक्टर में 20% से ज्यादा का नहीं हो सकता था। ठीक है, 20% से ज्यादा का नहीं हो सकता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये 49% से ज्यादा का नहीं हो सकता। वही 5 वर्षों के बाद आप देखोगे विदेशी निवेश 74% तक हो सकता है। ये 5 वर्षों की कहानी है। 5 वर्षों के बाद 5 ईयर्स बाद 5 वर्षों के बाद यही हिस्सेदारी, ये मतलब 74% का निवेश हो सकता है। कितना, 74% का निवेश हो सकता है।
ये प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। साथ ही साथ इसकी दूसरी कंडीशन है कि भाई 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी किसी भी एक निवेशक को नहीं जाएगी। 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी किसी एक निवेशक को नहीं जा सकती है। मान लो चलो 6 साल हो गए हैं, कोई निजी बैंक और विदेशी निवेश उसमें चाहता है वो निजी बैंक, तो इसमें से क्या है कि 74% का निवेश संभव है 6 वर्षों में। 6 वर्षों में 74% का निवेश संभव है, लेकिन कोई एक आदमी 20% शेयर नहीं खरीद पाएगा, वो मैक्स 10% खरीद पाएगा। तो आप कहो कि इसमें कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं मैक्स, तो इसमें से आप देखोगे मिनिमम, सॉरी शेयर होल्डर जो मिनिमम होंगे, तो आप देखोगे कि इसमें से अगर सब लोग 10-10 खरीदते हैं तो 7 और 1 4, मतलब 4% खरीदेगा और सब लोग 10% खरीदेंगे, तो ये एक ये हो गया और 7 ये 8 लोग हो सकते हैं। 8 लोग हो सकते हैं, हो तो कही सकते हैं, इतना थोड़ी ना हिस्सेदारी कोई खरीदता है। बस मैंने आपको ये बताया कि ये जो ये कंडीशन बनती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इसको हम एक काम करते हैं, स्लाइड मेंशन होगी, आपको ये भूलना नहीं, इसमें आप वो नहीं करिएगा, मैं कोशिश करता हूं उसको हाईलाइट कर देता हूं, है ना। देखो यही सेम चीज है कि भारत में आप यहां देखना कि अगर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, ठीक है, तो बैंकों में जो विदेशी निवेश से संबंधित जो कुछ नियम होंगे, वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र का पब्लिक सेक्टर बैंक का है, वो किसी भी हालात में 51% से अपनी हिस्सेदारी कम नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर उसकी जो रेस्ट 49% तक है, ठीक है, सॉरी 49% का प्रस्ताव रखा गया, ये भी मैंने बताया। जो रेस्ट 49% है, 49%, इसमें से किसी भी एक निवेशक को कभी भी 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जाएगी, और विदेशी निवेश इसमें मात्र 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 और मात्र यानी ओनली और ओनली 20% का संभव है, और इसमें भी वही किसी को भी 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पब्लिक सेक्टर पीएसबीज के लिए है, पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। ठीक है, साथ में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए आप देख लो कि अगर निजी क्षेत्र के बैंकों में कोई विदेशी निवेश चाहता है, कोई निजी क्षेत्र का बैंक है और उसमें क्या है, कोई निजी क्षेत्र के बैंक में जैसे यस बैंक मान लो, ठीक है, तो यस बैंक में कोई अगर क्या चाहता है, किसी भी प्रकार से विदेशी निवेश चाहता है, तो 5 वर्षों तक तो पहले उस बैंक को, जो भारत में स्थापित हुआ है, भारत का निजी क्षेत्र का बैंक है, तो भारतीय रहना जरूरी है। मतलब ये भारतीय रहेगा 5 वर्षों तक। 5 वर्षों के उपरांत और उन्हीं 5 वर्षों में जो विदेशी निवेश 49% से ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब जब 5 साल बीत जाएंगे तो विदेशी निवेश की जो लिमिट है वो 74% तक कर दी जाएगी, और फिर भी यहां किसी एक निवेशक को 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जा सकती है। मतलब कोई एक व्यक्ति 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एक तीसरा, अब ये इनका भी सुनी लीजिए, जो भारत में कार्यरत विदेशी बैंक है, ध्यान रखिएगा, है वो विदेशी बैंक लेकिन वो भारत में कार्यरत है। क्या है, भारत में कार्यरत है। अगर कोई भारत में कार्यरत विदेशी बैंक है तो उनमें से 100% तक विदेशी निवेश संभव है। वो विदेशी बैंक है, वो भारत में कार्यरत है, तो उसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है। आप क्या है, 100% तक विदेशी निवेश इन बैंकों में जो भारत में कार्यरत हैं, जो विदेशी बैंक है, जो विदेशी बैंक है, उसमें से क्या है, ये संभव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 100% का विदेशी निवेश, मतलब विदेशी निवेश पॉसिबल है। ओके, यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ हमारा दूसरा ये है ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस। ये ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत आसान है। देखिए, पब्लिक सेक्टर के लिए नियम अलग हैं, विदेशी निवेश के लिए। विदेशी निवेश का मतलब समझते हो ना। देखो, अभी जब हम आगे जाएंगे कि विदेशी निवेश क्या है, कितने भागों में, पी नोट्स के बारे में, सारा सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है ना, एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इन सभी के बारे में हम हमारा चैप्टर आएगा तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है ना,
बस विदेशी निवेश का मतलब यह है कि जो विदेशियों का पैसा है उससे संबंधित है। तो जो पब्लिक सेक्टर का बैंक भैया उसमें पब्लिक का पैसा होता है, तो इस वजह से कोशिश करती है सरकार, हालांकि प्राइवेट निजी बैंकों में भी पब्लिक का पैसा होता है लेकिन उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कोशिश करती है सरकार की इसका जो एक तरीके से जो मैनेजिंग पावर है वो हमारे पास रहे, हम ही कंट्रोल करें। इसी वजह से 51% तक एनी हाउ कैसे भी सरकार के पास उसकी हिस्सेदारी होगी, बाकी 49% वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और किसी भी एक व्यक्ति को, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूं, वो 10% तक नहीं जा सकती है और इसमें मात्र विदेशी निवेश 20% तक का संभव है। वहीं निजी क्षेत्र में पहले 5 वर्षों तक भारतीय वो जो बैंक है, भारत में निजी क्षेत्र का हर हाल में भारतीय रहना जरूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहां हो जाती है, उस बैंक के लिए मतलब 49% तक ही 5 सालों में विदेशी निवेश संभव है और आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल के बाद 74% तक निवेश संभव है। और साथ ही साथ उस बैंक की तीसरी कंडीशन ये है कि 10% से ज्यादा कोई एक व्यक्ति निवेश नहीं कर सकेगा, कोई 10% से ज्यादा उसमें एक व्यक्ति उसके शेयर नहीं खरीद सकता है। और वहीं विदेशी बैंकों में, और अगर वो भारत में कार्यरत है तो वह 100% मतलब पूरा विदेशी निवेश हो सकता है, 100% तक इसमें निवेश संभव है, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी चीजें रही हैं जो भारतीय बैंकों में बैंकिंग सिस्टम में विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश से संबंधित कुछ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस रहे हैं, कुछ नियम रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी प्रकार को कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? चलिए आ गया होगा। अब अगला है ऑन टैप बैंकिंग। भाई ये ऑन टैप बैंकिंग क्या होता है, जरा इसके बारे में सुन लो। ऑन टैप बैंकिंग, चलो यहां पे देखो आप, कितना टाइम होगा? अच्छा, चलिए ऑन टैप बैंकिंग देख लीजिए भैया। ऑन टैप बैंकिंग का मतलब क्या होता है, पहले कहानी सुन लो। देखिए ऑन टैप बैंकिंग की बात करें तो आपको बताया होगा, ये जो बैंक है भारत में अनुसूचित बैंक, जो शेड्यूल बैंक है, और एक क्या होता है, एक शेड्यूल बैंक होता है, एक नॉन शेड्यूल, यानी अनुसूचित बैंक और दूसरे गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंकों को मैंने बताया था कि जो आरबीआई अधिनियम की धारा 2 है उसके अंतर्गत इनको क्या किया जाता है, शेड्यूल 2, अनुसूची 2, धारा 2 नहीं सॉरी, शेड्यूल यानी शेड्यूल सेकंड अनुसूची 2 में अगर कोई शेड्यूल बैंक की स्थापना होती है तो उसमें शामिल कर दिया जाता है। अगर कोई बैंक कारोबार खत्म करके जाना चाहता है तो उसको उससे निकाल दिया जाता है। तो अनुसूचित बैंकों के लिए जो शेड्यूल बैंक है, आपको दूसरा मैंने ये भी बताया था कि भाई जो नॉन शेड्यूल बैंक है, गैर अनुसूचित बैंक है, आरबीआई उनको कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो कहीं भी स्थापित हो सकते हैं। तो अनुसूचित बैंकों के लिए जो आरबीआई है वो कुछ दिशा निर्देश जारी करती है और ये अनुसूचित बैंकों के लिए अनिवार्य भी होते हैं, उन्हें हर हाल में फॉलो ही करना होता है। आप देखोगे कि भारत में जो निजी क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों की स्थापना के लिए समय समय पर आरबीआई गाइडलाइन जारी करती रहती है, दिशा निर्देश जारी करती रहती है। उसी दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन लेते हैं और अगर वो एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, तो क्या कर देती है, आवेदन स्वीकार करने के बाद आरबीआई क्या कर देती है, उन्हें एक लाइसेंस दे देती है। तो ये अधिसूचना टाइम टू टाइम क्या होती है, जारी रहती है। आप देखोगे कि अगर हम बात करें उसी अवधि के बीच एक आवेदक आवेदन कर सकता है, जब पहले क्या होता था, जब अधिसूचना जारी होती थी। ये हमेशा नहीं कि आपका जब मने तो आप जब मनाए तो तब कर दो। तो एक टाइम टू टाइम दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी होंगे तभी आप आवेदन कर सकते हो बैंकिंग व्यवस्था में बैंक के लाइसेंस के लिए, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो अब देखोगे कि जो इस दिशा निर्देश हैं, जो दिशा निर्देशों के आधार पे वर्ष 2014 में एक यस बैंक है जो खूब आप देखे होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक है, को इनको क्या किया जाता है, लाइसेंस दे दिया जाता है। कब? 2004 में। इसी के अंतर्गत कुछ आरबीआई दिशा निर्देश जारी करती है और ये अप्लाई करते हैं, इन्हें क्या मिल जाता है, इन्हें लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ 2014 में एक 2014 में 2014 में आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी है सॉरी, आईडीबीआई नहीं, आईडीएफसी, आईडीएफसी और बंधन बैंक, आईडीएफसी और बंधन बैंक, इनको लाइसेंस दिया जाता है।
2016 में जो लाइसेंस प्रदान करने के उद्देश्य से आरबीआई दोबारा गाइडलाइन जारी करती है। देखिए ये 2014 तक की ये मैं बात बताया, 2014 में 2016 में 2006 में दोबारा से क्या होंगे, गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। तो गाइडलाइन में अब क्या होंगे, जरा इसको सुनिएगा, ये गाइडलाइन में क्या क्या जारी किया जाएगा, है ना। जैसे आरबीआई ने एक योग्यता तय करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करती है और बोलती है कि जो भी व्यक्ति इसमें निवेश करना चाहता है, यानी बैंकिंग व्यवस्था में क्या है, वो लाइसेंस लेना चाहता है, तो उनके लिए ये कुछ एप्लीकेशन है, अगर योग्य होंगे तो दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो जरा देख लीजिए कि ये है क्या। तो पहले तो हमें ऑन टैप बैंकिंग देखना था, है ना। ऑन टैप बैंकिंग, इसका मतलब समझ लो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। बैंकिंग लाइसेंस, देखिए जो ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस है ना, ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस, अगर देखो ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस की हम बात करते हैं, तो लाइसेंस के लिए अब एक योग्य जो आवेदक होगा वो कभी भी क्या है, लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा, कभी भी अप्लाई कर सकेगा। और यही कारण है कि इसको ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंसिंग कहा गया। क्या है, यही वजह है कि इसको ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंसिंग कहा गया। पहले भैया ऐसा नहीं होता था कि आपका मन आए तो आवेदन कर दो, नो। पहले आरबीआई गाइडलाइन जारी करता था और उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली उनको फॉलो करते हुए जो गाइडलाइन होती थी, तो जो उसी टाइम व्यक्ति अप्लाई कर सकते थे, और अगर स्वीकार होता था उनका आवेदन, तो आरबीआई क्या कर देती थी, लाइसेंस दे देती थी, अन्यथा रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप बैंकिंग व्यवस्था में घुसना चाहते हो, लाइसेंस लेना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, तो बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अब 2016 में एक बदलाव लाया गया। उसमें कहा गया कि भाई अब कभी भी अगर आप योग्य आवेदक हो, अभी योग्यता के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज की कुछ गाइडलाइंस होंगी, अभी मैं उसके बारे में आगे बात करता हूं। लेकिन इससे पहले कि अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें कहा गया कि अब भैया ऐसा नहीं है कि आरबीआई दिशा निर्देश जारी करने को आप वेट करोगे, आप कभी भी क्या है, आवेदन कर सकते हो, कभी भी अप्लाई कर सकते हो, यदि आपको बैंकिंग लाइसेंस चाहिए। यदि आपको बैंकिंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, जरा ये सुनिएगा। देखिए भारत में कार्यरत जो एक भारतीय औद्योगिक इकाई जिसका कम से कम 10 साल पुराना इतिहास रहा हो, कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, मान लो कि कोई औद्योगिक इकाई है, इंडस्ट्रियल यूनिट है। कोई भी अगर मान लो कि औद्योगिक इकाई है, औद्योगिक इकाई है और वह लाइसेंस लेना चाहती है, तो कम से कम 10 सालों तक इसका साफ सुथरा इतिहास रहा हो, तभी यह आवेदन के पात्र है। तभी यह क्या है, आवेदन के पात्र है, आवेदन के पात्र है। साथ ही साथ पहले से कार्यरत एनबीएफसी भी आवेदन कर सकती है, यदि एक व्यक्ति विशेष भी जिसका बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम वही 10 या 15 सालों का एक अनुभव रहा हो, मिनिमम 10 सालों का अनुभव रहा हो, तो वह भी अप्लाई कर सकेगा। एक औद्योगिक इकाई जिसका साफ स्वच्छ इतिहास रहा हो कम से कम 10 सालों तक। दूसरा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी भी, ठीक है, आवेदन कर सकती है। तीसरा कोई निजी व्यक्ति भी कर सकता है। क्या है, कोई निजी व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। जैसे कि आप एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति हो और आपका इसमें अनुभव रहा है, कितना, कम से कम 10 सालों तक का अनुभव रहा हो, तब भी आवेदन के पात्र हो, आवेदन के पात्र हो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप नहीं पात्र हो, अगर आपको किसी प्रकार से इस क्षेत्र में यानी जो ये जो क्षेत्र है बैंकिंग क्षेत्र का, इसमें कोई अनुभव नहीं है, तो आप इसके पात्र नहीं हो, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तीसरा क्या है, इसमें कौन नहीं कर सकता है, जरा इसके बारे में देख लो। अब इसमें कौन किसको नहीं मिलेगा। यदि एक औद्योगिक घराना है, एक इंडस्ट्रियल यूनिट है या समूह है, जैसे कि टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, तो ये आवेदन के लिए योग्य नहीं होगा।
टाटा ग्रुप और अभी मैं बताऊंगा क्यों योग्य नहीं होगा। जैसे टाटा ग्रुप है, एक औद्योगिक घराना है, रिलायंस RIL है ना, जो रिलायंस ग्रुप है, अगर ये भी एक औद्योगिक घराना है तो भैया ये बैंकिंग व्यवस्था में लाइसेंस लेने के लिए योग्य नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन इनके लिए भी एक व्यवस्था करी गई है कि भैया आप लोग जो टाटा अंबानी अडानी हो, टाटा अंबानी अडानी अडानी हो, तो आप तो इसमें ये लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आप पहले से कोई अगर बैंक है तो उसमें 10% तक का को होल्ड कर सकते हो, 10% तक शेयर खरीद सकते हो। ध्यान रखना ये क्या है, 10% तक शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप कोई औद्योगिक घराना है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, ऐसे थोड़ी नहीं कह दोगे कि ये तो एक प्रकार से फिर क्या हो गया, ये तो भेदभाव हो जाएगा। तो जी नहीं, ये भेदभाव नहीं है, इसके लिए तर्क है। आरबीआई ने तर्क दिया कि ये कैसे होगा। आरबीआई ने तर्क दिया कि भाई ये जो अंबानी अडानी इनकी खुद की बड़ी बड़ी एक टाइकून है, कंपनी है। अगर ये कोई बैंक की स्थापना करते हैं, मान लो क्या करते हैं, बैंक की स्थापना करते हैं, कोई ए नाम का इनने बैंक बनाया, बैंक तो उसमें पब्लिक का पैसा जमा होता है, जो जमा आएगी वो पब्लिक का पैसा होगा। क्या होगा, ये पब्लिक का पैसा होगा। और इनका औद्योगिक घराना है तो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इस पब्लिक को पैसे को लेंड कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, अपने समूह के लिए, अपने कारोबार के लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का पैसा कम ब्याज दर में भी क्या कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं। समझ आया। तो इस वजह से ने बोला गया कि भैया आपको तो ये लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए एक व्यवस्था है कि पहले से जो इस क्षेत्र में बैंक है, आप उनमें से 10% तक की हिस्सेदारी खरीद सकते हो, ठीक है। अब समझ आया। साथ ही साथ अगली इसमें क्या कड़ी जुड़ती है, अगर कहा गया कि कोई व्यक्ति बैंक क्या है, अगर खोलना लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए पूंजी निवेश मिनिमम 500 करोड़ का होनी चाहिए। आप 5 रुपया में बैंक नहीं खोल लोगे, पूंजी निवेश आपका 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। कितना, 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इसमें आप देखोगे कि यदि लाइसेंस मिल जाता है, मान लो जो लाइसेंस है, लाइसेंस अगर मिल जाता है तो लाइसेंस मिलने के बाद 18 माह तक यानी 18 मंथ तक ये मान्य होगा। 18 माह तक ये क्या होगा, मान्य होगा। अगर आप 18 माह के अंदर अपने इस बैंक की स्थापना कर लेते हो तो ठीक है, नहीं फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा, ये स्वतः रद्द हो जाएगा। ये क्या है, स्वतः रद्द हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें 6 वर्षों के भीतर आपको 6 ईयर के अंदर, 6 वर्षों के भीतर, 6 वर्षों के भीतर आपको क्या करना होगा, हर हाल में स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाना होगा, लिस्टेड करवाना होगा, सूचीबद्ध करवाना होगा। ध्यान से सुनते जाइएगा। इसमें आपको हर हाल में, अगर बैंक आपको लाइसेंस दे दी, आरबीआई ने लाइसेंस बैंक का दे दिया है तो ठीक है, 18 माह में आप इसे स्थापना कर लीजिए, खोल लो, ओपन कर लो आप, ठीक है ना, इनार्गुरेट कर लो। लेकिन 6 माह के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या करवाना है, सूचीबद्ध करवाना है। इसके लिए क्यों सूचीबद्ध करवाया जा रहा है, कुछ तो होगा आगे प्रावधान। जी हाँ, उन्हीं प्रावधान को सुनिएगा। बैंक द्वारा, देखिए अगर आपने बैंक खोल लिया, बहुत सारे प्रावधान हैं बैंक के पीछे कि बैंक पहले तो लाइसेंस मिलना बड़ा ये टफ है, लेकिन अगर मिल भी जाता है तो इनको मैनेज करना बहुत टफ है। आपकी जितनी शाखाएं होंगी, 1/4 शाखाएं, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में होंगी। 1/4 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में होंगी, जिसकी जनसंख्या 9,999 अर्थात 10,000 के आसपास होनी चाहिए, 10,000 हो तभी, ठीक है। तो 1/4 शाखाएं, 1/4 ब्रांचेस आपको हर हाल में अपनी बैंक की रूरल एरिया में खोलनी होंगी, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में खोली होंगी, ठीक है। तो ये रहा। अगला अभी यहां समाप्त नहीं हो जाता है, अगला इसमें नियम है,
अगला नियम ये है कि 5 वर्षों तक जो संस्थापक है, तो 5 वर्षों के बाद संस्थापक को अपनी हिस्सेदारी हर हाल में घटा करके 40% तक 5 वर्षों तक 40% तक ला सकता है। नहीं, इसमें हर हाल नहीं है, 40% तक ला सकता है, लेकिन किसी भी एक निवेशक के पास इसमें से 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जा सकती है। लेकिन अगले 5 वर्षों में ध्यान रखिएगा, ये पहले 5 वर्षों की मैं बात कर रहा हूं कि वो 5 वर्षों में अपनी, उसके लिए बोला गया है कि भाई अपने जो ये 5 वर्ष है, 5 वर्षों तक अपनी हिस्सेदारी को कम कर लो। संस्थापक को कहा गया है 40% तक ले आ सकते हो, लेकिन जो अगले 5 वर्षों में जो अगर बैंक हर हाल में, पहली बात तो भारतीय होनी चाहिए, भारतीय ही बैंक रहनी चाहिए, और विदेशी निवेश इसमें 49% से ज्यादा का संभव नहीं हो सकता है। विदेशी निवेश है इसमें से 49% से ज्यादा का नहीं पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ किसी भी एक निवेशक को 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जा सकती है। ये सब सुरक्षा के लिए किया गया, ये सब सुरक्षा के लिए किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहा ऑन टैप बैंकिंग, क्या रहा, ऑन टैप बैंकिंग, और इसके अंतर्गत जो भी नियम और कानून है। टाइम अभी है ना, टाइम है तो अभी हम देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा एनबीएफसी भी देखेंगे। अच्छा ये है तो शायद इसमें स्लाइड लगा है ना, ऑन टैप बैंकिंग की, अच्छा लगा तो है, चलो एक बार इसे देख लो जरा, थोड़ा इसे हाईलाइट कर देता हूं, इसके पॉइंट वही चीज है सेम, देखो अब तो नोट्स की जरूरत नहीं है, है ना। देखो, अगर कोई अनुसूचित बैंक है तो ऑब्वियस है, बता चुका हूं कि आरबीआई से आपको क्या करना होगा, अनुमति प्राप्त करनी ही होगी अनुसूचित बैंक को, ठीक है। ये आरबीआई के कंट्रोल में आते हैं, आरबीआई इनको दिशा निर्देश जारी करती है। इसके अंतर्गत देखोगे कि पहले 2004 में जो आवेदन टाइम टू टाइम आरबीआई आवेदन जारी करती थी, तो 2004 में यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक 2004 में जो आवेदन दिए गए, तो उन आवेदनों की दिशा निर्देशानुसार 2004 में दो को, एक यस बैंक को और कोटक महिंद्रा बैंक को क्या है, लाइसेंस दे दिया गया। फिर पुनः यही व्यवस्था, नोटिफिकेशन जारी हुआ 2014 में, और आईडीएफसी बैंक को क्या कर दिया गया, आईडीएफसी बैंक को लाइसेंस दे दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बैंक होता है बंधन बैंक को भी लाइसेंस दे दिया जाता है। 2016 में दोबारा से ये क्या है, दिशा निर्देश जारी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं 2016 में, और लाइसेंसिंग के लिए, लाइसेंस के लिए कुछ दिशा निर्देशों के साथ साथ योग्यताएं तय कर दी गई। जो नए दिशा निर्देश हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जरा इन्हें देख लो। लाइसेंस के लिए एक योग्य आयोग, जो एक योग्य आवेदक होगा वो कभी भी क्या है, आवेदन कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, आरबीआई जब दिशा निर्देश जारी करेगा एक निश्चित टाइम पीरियड होता था, उसी टाइम आपको अप्लाई करना होता था, अन्यथा आपको उस समय क्या है, आवेदन नहीं कर सकते थे, लाइसेंस नहीं मिल सकता। अब क्या है, आप अगर योग्य हो, नीचे जो योग्यताएं एलिजिबिलिटीज मेंशन है, अगर वो सभी योग्य हो तो भाई आवेदन कर दो, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। यही कारण है कि इसको ऑन टैप बैंकिंग, ऑन टाइप नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस कहा गया। ऑन टैप मतलब कभी भी, आप लोग बोलते नहीं ऑन टैप कर दो, मतलब वही ना कि कभी भी आप अगर योग्य हो तो ठीक है, कभी भी अप्लाई कर दो, ठीक है। इसमें क्या किसे किसे दिया जा सकता है, तो भारत में कार्यरत अगर कोई एक भारतीय औद्योगिक इकाई है, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट है, तो जिसका कम से कम 10 साल पुराना इतिहास रहा हो, वो इस क्षेत्र में 10 साल में अगर उसका पुराना इतिहास रहा है, साफ स्वच्छ इतिहास रहा है, तब वो आवेदन कर सकती है। साथ ही साथ अगर पहले से कार्यरत कोई एनबीएफसी है, एनबीएफसी पहले से कार्यरत है तो भी आवेदन कर सकती है। और इसमें एक व्यक्ति विशेष, मतलब आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको 10 सालों का कम से कम क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो एक औद्योगिक जो घराना है, औद्योगिक समूह, इंडस्ट्रियल ग्रुप है, वह इसके योग्य नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि टाटा, अंबानी, अडानी इसके योग्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इनकी खुद की भाई इंडस्ट्री है, ये जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा आएगा उसको मिसयूज कर सकते हैं, और वहां ये यूज कर सकते हैं, तो बोले, कहा गया कि भाई आप इसके योग्य नहीं होगे, आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन इनके लिए कहा गया जो पहले से बैंक कार्यरत हैं, उन बैंकों में आप 10% तक की हिस्सेदारी क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके लिए भी बीच का रास्ता निकाला गया। वहीं बैंक की स्थापना के लिए कम से कम 500 करोड़ का पूंजी होना चाहिए, पेड अप कैपिटल मिनिमम
500 करोड़ का होना चाहिए। पेड अप कैपिटल रोज नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं, लेकिन सुन लो, ठीक है ना। जो पेड अप कैपिटल है देखिए, जो पेड अप कैपिटल की अगर बात करें, ये जो पूंजी प्रदत्त है, जब संस्थापक निवेश करता है तो उस टाइम एक मिनिमम, ध्यान रखिएगा, संस्थापक निवेश के टाइम जो मिनिमम पैसा लगाता है वही पेड अप कैपिटल है। तो कितना, 500 करोड़ से कम की नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए, और ये लाइसेंस फिर प्राप्त हो जाता है। वो 18 महीनों के अंदर उसको क्या है सॉरी, इसमें ध्यान रखिएगा 18 महीनों के लिए ये मान्य होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, जो लाइसेंस मिलेगा, और 6 वर्षों के भीतर उसको स्टॉक मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना होगा, और उसको अगले जो 6 वर्षों के 5 वर्षों में अपनी वो हिस्सेदारी कम भी ला सकता है। साथ ही साथ इसकी जितनी भी शाखाएं होंगी, तो 1/4 शाखाएं क्या होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगी, जहां की आबादी करीब 10,000 अर्थात 9,999 हो। ये सारे इसके टर्म्स एंड कंडीशन हैं, ये सारे क्या हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशन है कि किसे किसे बैंक, कौन कौन व्यक्ति योग्य होगा, कौन व्यक्ति अयोग्य होगा। अगर आप बैंकों का लाइसेंस लेना चाहते हो तो भाई इनको आप देख लो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप उस एलिजिबिलिटीज को पूरा करते हो तो आपका स्वागत है, आरबीआई आपको बुला रहा है, क्या देने के लिए, लाइसेंस देने के लिए, कि भाई आओ और लाइसेंस लेके जाओ और खूब बैंकिंग व्यवस्था के साथ साथ क्या करो, बाकी का समझ ही रहे हो, है ना। तो आज का क्लास अगर आपकी इजाजत हो तो यहीं तक रखें, ठीक है ना, क्योंकि मेरी 2 बजे, 1:30 बज रहा है ना, तो हाँ 2 बजे क्लास है, और उसमें बैंकिंग सिस्टम का स्टार्टिंग वाला फेज चल रहा है, ठीक है। तो हम जल्दी आज छोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, कल मिलते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, ओके।